आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए विनेगर और बेकिंग सोडा। चलो मिक्स करके देखते हैं इसमें होता है क्या। ये जो आपको बबल्स ऑफ गैसेस नजर आ रहे हैं ना, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड धीरे 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 इसमें बनने वाला है वाटर एंड सॉल्ट। तो मैंने आपसे एसिड की भी बात कर ली, मैंने आपसे बेस की भी बात कर ली और मैंने आपसे सॉल्ट की भी बात कर ली। तो आप समझ ही गए होंगे हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जुड़े रहिए और हम इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसिड। सब जानते हैं सारन टेस्ट होता है, बट सारे एसिड को चक मत लेना, क्योंकि सारे एसिड हमारे लिए अच्छे नहीं होते, यानी कि गुड नहीं होते। कुछ एसिड हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको हम डिटेक्ट करेंगे बाय एसिड बेस इंडिकेटर से, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एसिड होते क्या है? एसिड सारन टेस्ट होते हैं। और हाँ, ब्लू लिटमस पेपर को रेड, रेड डेंजर का कलर होता है ना, तो बस ऐसे ही याद रखना है। कैसा कर देंगे? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये वाटर के साथ मिलेंगे तो क्या देंगे? H+ आयन देते हैं। तो हमें 3 तरीके से एसिड को पहचानना है। पहला हो गया सारन टेस्ट, बट सारे एसिड को हम चख नहीं सकते, ठीक है। दूसरा हो गया लिटमस पेपर से हम चेक कर सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। और तीसरा है हमारा आयन, कौन से देगा? H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। सो द टर्म इज डिराइव्ड एसिड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जैसे कहते हैं एसिडस। एसिडस मीन्स होता है सार, तो उसके नाम में ही है खट्टा, सार, ठीक है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेस पर। तो बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोप इन टच होते हैं। घर में बेकिंग सोडा जाओ अभी लेकर आओ और टच करके देखो, आपको फील लगेगा एकदम सोपी सोपी। साबुन तो देखा ही ना कितना सोपी होता है। तो ये सारे कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। इसको हमें कैसे पहचानना है? अब आपने देखा ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है एसिड, तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। कितना सिंपल है। वाटर में एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन एसिड देते हैं, तो OH नेगेटिव आयन बेस देंगे, राइट। एंड बेसिस कैसे होते हैं? soluble in water are called alkalis। बट एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से फिर आ जाता है, क्या ऑल एल्कलीज आर बेस या ऑल बेसिस आर एल्कली? अब कौन सा सही है? तो आपको याद रखना है ऑल एल्कलीज आर बेस, बिकॉज ऑल दी बेस आर नॉट डिजोल्व इन वाटर। सारे बेस हमारे सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, सिर्फ कुछ ही बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होंगे। जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज। ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जस्ट आप एक डायग्राम देख रहे हैं, वाले ये जो पिक्चर है, इसमें आप देख रहे हो ना, टोमेटो दिख रहा है, ग्रेप्स दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है ना, विनेगर भी है। तो ये सारे एसिड्स हैं। यहाँ पर आपको एक साइड दिख रहा है ब्लीच, बेकिंग सोडा, सोप, तो ये सारे हमारे बेसिस है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आ गया एसिड बेस इंडिकेटर। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि सारे एसिड और बेस को इस तरीके से पता नहीं कर सकते कि बिटर इन टेस्ट है या फिर सार इन टेस्ट है, क्योंकि कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी है, तो उसके लिए बनाए हुए हैं इंडिकेटर। 3 टाइप्स के इंडिकेटर है। सबसे पहले तो 2 टाइप्स के इंडिकेटर है। कौन कौन से? एक है हमारे पास नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल, जिसे कहते हैं मैन मेड। थर्ड टाइप का कौन सा है? जिसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जिसे हम नोज से डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला तो हो गया ऑर्गेनिक, जो हमने नहीं बनाया, नेचर ने हमें खुद दिए इंडिकेटर्स। दूसरा हो गया जो हमने बनाए, जिन्हें मैन मेड, लेबोरेटरी या आर्टिफिशियल। 3 नेम्स हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस चार्ट में नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री। नेचुरल में जैसे आपको पता है टर्मरिक आ जाता है, अभी लिटमस पेपर का नेम यूज किया था वही आ जाएगा। हिबिस्कस का फ्लावर हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन जब हम सिंथेटिक की बात करते हैं तो आज के सिलेबस में भी आपको 2 ही पढ़ने हैं। एक हो गया मिथाइल ऑरेंज और दूसरा हो गया फिनोफ्थलीन, ठीक है। थर्ड है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब जिसे आप नोज से डिटेक्ट करेंगे, स्मेल से पहचानेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगी कैसे करना होता है। यहाँ पर अनियन है, आप वनीला भी लिख सकते हैं और क्लोव भी। 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फिर। नेचुरल इंडिकेटर सबसे पहले आगे लिटमस। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन रिलेशनशिप है बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई को मिलाकर बनता है भाई लाइकेन, ठीक है। ये नेचुरली बनता है, आपको मिलाना नहीं है भाई, नेचुरली मिलता है। इसका नाम बन जाता है क्या? लाइकेन। होता है क्या? इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा है, राइट। दोस्ती तभी तो होती है जब दोनों से फायदा मिले। अगर एक से फायदा मिलना बंद, दोस्ती खत्म, है ना। तो यहाँ पर एल्गी क्या करती है? एल्गी देती है फूड और फंजाई देती है हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स क्या होता है? मतलब रहने की जगह।
तो एक जगह दे रहा है, एक खाना दे रहा है, रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिल गई रोटी और इनको मिल गया मकान, दोनों ने मिलकर बना ली कौन सी रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं लाइकेन क्या होता है, तो आपको यही बताना है, ये फाइकोबाइंट, एल्गी को कहते हैं फाइकोबाइंट और फंजाई को कहते हैं माइकोबाइंट, इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, एक पर्पल कलर का डाई ऑब्टेन करते हैं जिसे हम कहते हैं लिटमस, और इस तरीके से बन गया हमारे पास लिटमस पेपर। समझ आया? तो बहुत ही आपको आसान लग रहा होगा, लाइकेन है, पर्पल कलर की डाई है, उससे ऑब्टेन कर लेते हैं, उसे कह देते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर कैसा नेचुरल सोर्स है, प्लांट बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर एल्गी है और एल्गी प्लांट की कैटेगरी के अंदर आती है, इसलिए से हम प्लांट सोर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसमें करते क्या है, तो सबसे पहले हमने डाई ऑब्टेन कर लिया, और डाई जब ऑब्टेन किया वो कैसा कलर का था, पर्पल कलर का था। ठीक है, और हमने इसे बनाए ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब घर में ही जाना है, लैब में जाने की जरूरत नहीं है, लिटमस पेपर खरीद कर लाना मार्केट से, करना क्या है, अपने घर से नींबू निकालना है और डालना है भाई। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो बस टेस्ट इंडिकेट कर दिया कि ये एक एसिड है। विनेगर लेना है, विनेगर को फिर से ब्लू लिटमस पेपर में रख के देखना है, फिर से रेड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो एसिड है, जो आपके पास विनेगर है या सिट्रिक एसिड है या नींबू है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, घर में बेकिंग सोडा है, साबुन है, शैम्पू है, ये कितने बेसिक है हमें ये भी पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, रेड लिटमस पेपर को लेना है, उसमें थोड़ा सा साबुन घिस दो या थोड़ा सा बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके लगा दो, और इससे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा या टर्न हो जाएगा इन ब्लू कलर। इंडिकेट कर दिया कि भाई ये हमारे पास बेस है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज आपको नहीं पता है तो आप ट्राई कर सकते हैं दोनों, चाहे ब्लू है या रेड, देखते हैं दोनों में से किस में कन्वर्ट होता है और आपको पता चल जाएगा इसमें एसिड है या बेस है। ठीक है, तो जल्दी से देख लो, इन एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, एंड इन बेसिक और एल्कलाइन सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू। बट इन न्यूट्रल सोल्यूशन, यानी कि पानी के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ना ये रेड से ब्लू बनेगा ना ये ब्लू से रेड, जैसा कलर है, रेड कलर है तो रेड ही रह जाएगा, ब्लू कलर तो ब्लू रह जाएगा। कितना सिंपल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में आप देख भी रहे हो, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू वाला रेड हो गया, रेड वाला ब्लू हो गया। ठीक है, और यूनिवर्सल पेपर है, इसके बारे में बात करेंगे, अभी इसे छोड़ देते हैं, आगे हमारे स्लाइड में है इसका पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट आता है टर्मरिक, सबसे अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि छोटी थी ना, मैं भी मम्मी पे बहुत गुस्सा करती थी, खाना खाया, खाना खाने के बाद ऑयल या सब्जी गिर गई और मम्मी लेती थी साबुन और रगड़ देती थी, वो हल्का येलो कलर डार्क रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता था। फिर इतनी गुस्सा आती थी कि यार ये शर्ट हमने धोई है ये और गंदी की है, ऐसे ही होता था ना। क्योंकि टर्मरिक होता है नेचुरल इंडिकेटर, जहां बेस है और जहां क्या है, टर्मरिक, टर्मरिक है और जहां बेस है, बन जाएगा कैसा कलर, बन जाएगा रेडिश ब्राउन कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कपड़ों से कभी दाग निकलेंगे ही नहीं टर्मरिक के। एक और हमारे पास नेचुरल तरीका है, कपड़ों को साबुन से धो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रेडिश ब्राउन कलर हुआ है कोई बात नहीं, उसे तेज धूप के अंदर रख दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे यूवी रेज उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ती जाएंगी, छोटा छोटा कर देंगी, छोटा छोटा कर देंगी, और आपको ब्राउन कलर पहचानने में भी नहीं आएगा और आपकी शर्ट भी साफ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मम्मी पे डांटना नहीं, अगर मम्मी ने धो भी दी है ना तो अच्छा कर दिया है, एक स्टेप तो कर दिया, दूसरा स्टेप आपको करना है, धूप में जाके कपड़ों को सुखाना है ताकि वो येलो कलर जो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हुआ था ना वो पूरा इनविजिबल हो जाए। ठीक है, चलो, तो आपको समझ आ गया कि टर्मरिक बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर देती है, बट एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं है ना, एसिड के साथ नो इफेक्ट। हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं ना, कपड़ों पे नींबू रगड़ देते हैं, एकदम कहते लाओ टर्मरिक लग गई है मुझे नींबू लेकर आ, अभी छुटाता हूँ। कोई इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि एसिड के साथ टर्मरिक कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब हुआ एसिड के साथ नो इफेक्ट और पानी के साथ भी नो इफेक्ट, येलो कलर येलो ही रहेगा। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये रेड कैबेज होती है, ठीक है, और हमें एक्सट्रैक्टेड करनी होती है लीव्स ऑफ रेड कैबेज से। इसका कह सकते हैं इसका हम ना रस निकाल सकते हैं ना, पीस लो, ग्राइंड कर लो, उसके बाद इनकी लीव्स से क्या निकालो, पर्पल कलर का लिक्विड। ठीक है, पर्पल कलर का लिक्विड आ गया, ओरिजिनल कलर पर्पल है इसका, लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में इट टर्न्स टू रेड और पिंक। जैसे मैंने आपको बताया डेंजर होता है एसिड, रेड कलर भी डेंजर का साइन है, आपको ऐसे याद रहेगा।
तो ये पर्पल कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड, और अगर ये रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट्स मीन्स एसिड प्रेजेंट है। कितना आसान है। बट इन बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स टू ग्रीन। कैसा हो जाएगा ये, इट टर्न्स टू ग्रीन इन कलर इन बेसिक सोल्यूशन। हाँ जी, बट एक चीज और है, इवन येलो भी हो जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमारे पास आ गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। अगर आप इससे रिएक्ट करवा दोगे तो यहां पर हो जाएगा इसका कलर येलो। या लेकर आ गए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं KOH, अगर ये आ गया तो इससे भी कन्वर्ट हो जाएगा ये किस कलर में, येलो कलर में। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक ब्लॉक बना हुआ है और उस ब्लॉक में इनके नाम इंक्लूड है, जिसमें हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया एंड जर्मेनियम है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो सीबीएसई में क्वेश्चन बनना तो बनता ही है। ठीक है, तो अब आपको मैं बताती हूँ इनके अंदर क्या है भाई, एंथोसाइनिन पिगमेंट है। क्या है भाई, एंथोसाइनिन पिगमेंट, जिसकी वजह से ये पिगमेंट क्या करेगा, एसिड और बेस में अपने कलर को बदल देता है। तो इन एसिड देख रहे हो आप, हाइड्रेंजिया ब्लू कलर हो जाता है, इन बेस पिंक और रेड कलर हो जाता है। पिट्यूनिया एसिड में रेड या लाइट रेड हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ज्यादातर रेड कलर आपको वहीं दिख रहा है जहां एसिड है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर पिंक और आ गया, तो इसे आप याद रख लेना, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन में आपको पढ़ाऊंगी बेस में पिंक कलर होता है, तो बेस से याद रखना है पिंक कलर। ठीक है, फिर आ गए बेस में, तो यहाँ पे पर्पल टू ब्लू या वायलेट मिल सकता है। ठीक है, कभी कभी वायलेट भी दे देते हैं। जर्मेनियम में ऑरेंज रेड, फिर से देखो रेड आ गया है ना, एसिड मतलब डेंजर कलर, एंड ब्लू किस में आ जाता है, बेस में। अक्सर आपको बेस में ब्लू कलर या वायलेट कलर या पर्पल कलर दिखने वाला है, और एसिड में आपको रेड कलर दिखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स पर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में याद रखना, मैंने आपको बताया था मैन मेड होते हैं, क्योंकि इन्हें लेबोरेटरी में बनाया जाता है, तो इन्हें लेबोरेटरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। फिर बात करते हैं फिनोल्फ्थालीन। बहुत आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, लिया भाई हमने फिनोल्फ्थालीन को मिक्स किया एंड देन देखा पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फिनोल्फ्थालीन को अगर किसी बेस के साथ आप मिक्स करेंगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू द पिंक कलर। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, पिंक कलर में। फिनोल्फ्थालीन खुद कैसा होता है, तो ये एक कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। ठीक है, तो ये इट इज अ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज यूज्ड एज अ कलरलेस सॉल्यूशन टिपिकली इन अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को मिक्स करके बनाया जाता है फिनोल्फ्थालीन। कलरलेस खुद है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहेगा, एसिड में भी कलरलेस ही रहता है। ठीक है, बाकी चेंज करता रहेगा, वो आपके में अभी है नहीं, आपको इतना ही लिखना है कलरलेस है। बट बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में आपको मैंने बताया था कैसा कलर है, पिंक कलर। बेसिक में कैसा देगा ये, पिंक कलर। It is widely used in acid-based titration experiment because its color change is very sharp and easy to observe. टाइट्रेशन कराया जाता है, ये भी आपकी 10th में नहीं है, 11th या 12th में आएगा, तब आप पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी इसको इग्नोर करते हैं। आपके में क्या आएगा भाई, एसिड में कैसा है, कलरलेस है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा है, कलरलेस है, बट इन बेसिक सॉल्यूशन इट इज इन पिंक कलर। अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। ठीक है, अ सिंथेटिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब। फिर से एक सिंथेटिक कंपाउंड है तो लैब में बनाया जाएगा। अच्छा, आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं। ऑरेंज कलर कैसे बनता है, रेड और येलो, बिल्कुल सही। तो रेड कलर फिर से डेंजर है, तो एसिड, और येलो कलर इतना डेंजर नहीं है, तो फिर कैसा हो गया, बेस। तो देख लो, ओरिजिनल कलर इसका कैसा होता है, ऑरेंज, बट इन एसिडिक सॉल्यूशन इट इज टर्न्स टू रेड, इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स टू येलो। कितना तो आसान है। अच्छा, एक चीज और मेरी पीडीएफ में मिस हो गया शायद, हिबिस्कस, वो एग्जाम में आ जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं। ये पीडीएफ आपको वैसे भी मिल जाएगी। हिबिस्कस का फ्लावर भी बेटा एक ऑर्गेनिक है, मतलब नेचुरल है। इसे चाइना रोज भी कहते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर। ठीक है, एसिड में ये देता है मेजेंटा कलर और बेस में देता है ये ग्रीन कलर। एसिड में देगा ये मेजेंटा और बेस में कैसा देगा, ग्रीन कलर। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमें क्या करना होता है, हिबिस्कस लेना है, हिबिस्कस के फ्लावर का जूस निकाल लीजिए या वाटर में बॉईल कर लीजिए, उस पानी को निकाल लीजिए, और एसिड में अगर डालेंगे तो वो मेजेंटा डार्क पिंक जैसा हो जाएगा, और बेस में वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पर।
तो ये भी बहुत ही मजेदार है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ लर्न नहीं करना। अभी तक मैंने आपको सब कुछ ऐसे समझाया है कि आप बिल्कुल अपने दिमाग से पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री की बात करें तो घर में कपड़े गंदे हो जाते हैं, मम्मी साबुन से साफ कर देती है, कपड़ों में गंदी स्मेल आ जाती है, मम्मी साबुन से साफ कर देती है, लेकिन उसके बाद स्मेल गायब हो जाती है, राइट। तो वही तो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जब आप किसी भी, चाहे अनियन की स्मेल आ रही हो या वनीला की स्मेल आ रही हो या क्लोव की स्मेल आ रही हो, अगर उन कपड़ों को बेस से साफ कर दोगे, साबुन से साफ कर दोगे, तो स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन अगर नींबू डालोगे, मतलब एसिड डालोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा ऑर्डर, मतलब जो स्मेल है अगर वो प्रेजेंट है, इसका मतलब है वो एसिडिक सोल्यूशन है। अगर बेसिक है तो इसका मतलब है स्मेल या ऑर्डर गायब हो गया, डिसअपियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? चलिए देख लेते हैं। These are substances whose smell or odor changes in acidic or basic media. They are particularly useful for visually impaired students. अच्छा, बच्चे जो देख नहीं पाते हैं वो स्मेल से इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं अनियन एक्सट्रैक्ट की। अगर गलती से आपके कपड़ों में अनियन एक्सट्रैक्ट या अनियन की स्मेल आ रही है तो आपको करना क्या है, एसिड अगर डालोगे तो भाई स्मेल आती ही रहेगी, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर साबुन से साफ कर दोगे या बेकिंग सोडा डाल दोगे तो अनियन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, अनियन स्मेल इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड। कितना आसान है। जब भी कोई स्मेल आती है हम हैंड वॉश कर लेते हैं, साबुन से धो लेते हैं, या कोई भी बॉडी वॉश है जो भी आप जिससे भी वॉश करते हैं, आपने कर लिया, उसके बाद स्मेल गायब हो जाती है। तो वही तो कह रहे हैं हम, बेस में स्मेल गायब है। नींबू ना, कभी सुना है कि नींबू लगा रहे स्मेल आ रही है? तो नहीं ना, क्यों? क्योंकि नींबू लगाने से भी कोई फायदा नहीं है, स्मेल तो डिटेक्ट रहेगी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं वनीला एसेंस की। सेम यहाँ पर भी वनीला की स्मेल रिटेन रहेगी, मतलब मौजूद रहेगी इन एसिडिक सॉल्यूशन, बट इन बेस सॉल्यूशन वैनिशिंग, मतलब गायब हो जाएगी, ठीक है। सेम क्लोव में, क्लोव ऑयल की अगर कोई स्मेल आ रही है तो ये रिटेन रहेगी इन एसिडिक सॉल्यूशन, बट इन बेसिक सॉल्यूशन इट विल लॉस्ट, ठीक है, गायब हो जाएगी। अब आ गए हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत ही मजेदार है ये भी। अभी एक रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाई, बेस को हमने एसिड में मिक्स किया था तो बना क्या, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। यही तो था, गैस इवॉल्व हुई, सॉल्ट बना एंड वाटर बना। तो बस ऐसे ही कुछ बहुत सारी रिएक्शन हम करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी रिएक्शन तो आप जानते हैं, सबने पढ़ लिया होगा वैसे तो अभी तक। दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं क्या, कि एसिड को अगर मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो बनता क्या है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है क्या, कि अगर मैं कोई मेटल लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी मेटल ले लेंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, यहाँ तक कि कॉपर भी, ठीक है। ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो इन मेटल्स को छोड़कर बाकी सारी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर आती है रिएक्टिविटी सीरीज के, ये सारी मेटल एसिड से रिएक्ट कर सकती हैं और हमें क्या देंगी बदले में, हाइड्रोजन गैस। और क्वेश्चन आ जाता है यहीं से, क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई हाइड्रोजन गैस है, हमें कैसे डिटेक्ट होगी भाई। तो आपको करना क्या है, हाइड्रोजन गैस को आपको प्रोवाइड करा देना एक सूप सोल्यूशन के अंदर, और उसमें से बबल बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, और उसके पास लेके जानी है मैच स्टिक। क्या होगा, पॉप, पॉप साउंड होगा। इसका मतलब है इसके अंदर तो हाइड्रोजन गैस ही प्रेजेंट थी, राइट। तो जल्दी से देख लेते हैं, जब भी हम कोई, मान लीजिए मैंने जिंक को लिया है, जिंक प्लस HCl, तो बनेगा ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है तो 2 लगा दीजिए, जिंक को यहाँ सॉलिड लिखिए, इसको एक्वस लिखिए, ZnCl2 को फिर से एक्वस लिखिए, इसको लिखेंगे गैस, और साइन होता है गैस का ऊपर की तरफ। रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। तो बस हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो CBSE की आपकी बुक में दिया हुआ NCERT, वो यही है कि आपने एक सेटअप लगाया हुआ है, इसमें टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स है, एड अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। जिंक लिया हमने सॉलिड, प्लस H2SO4 लिया एक्वस, हमने बना दिया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। बस हुआ, तो ऐसे ही हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने आपको जस्ट बताया, इसी गैस बबल्स को आपको पास करा देना इन सोप सोल्यूशन, एंड अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर अ बबल, द गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, ठीक है। द पॉप साउंड कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अभी अभी जस्ट बताया, पॉप साउंड सारी गैसेस नहीं देती हैं, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस है इसमें, जिसकी वजह से पॉप साउंड आया। रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, और ये आपका एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसे डायग्राम आ जाते हैं और उसे आपको पता करना होता है किसका है और कौन सी रिएक्शन इसमें हो रही है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। अच्छा, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, मैं एक पेज ऐड करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो बनेगा NaCl प्लस H2, ठीक है, इसे लगा देंगे 2HCl और यहाँ लगाना पड़ेगा हमें 2 एंड देन यहाँ पर 2, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कई सारी आप H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं। Na प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना होगा सर, ओके बैलेंस्ड है। अगर Mg की रिएक्शन करना चाहते हैं Mg प्लस H2SO4 तो बन जाएगा MgSO4 प्लस H2, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन से नीचे आने वाली कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है। इनके साथ ये रिएक्शन एसिड के साथ तो नहीं होती। फिर ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक्वारेजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके खुद के स्कूल एग्जाम में भी आया हुआ होगा और बोर्ड में भी कई बार आता है। ये एक्वारेजिया है क्या? ये अम्लराज है। सोचिए एक गोल्ड भी किसी एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकता, बट एक गोल्ड इस एक्वारेजिया से रिएक्ट करेगा। तो कभी कभी क्या होता है, मम्मी लेने गई, भाई मम्मी अपने सोने के कड़े लेके जाती है, बोलती है भाई बहुत गंदे हो गए हैं, दुकानदार को थोड़े साफ कर दीजिए इसको। अब दुकानदार भी बड़ा चालाक बैठा हुआ है, आपको तो पता नहीं है, वो बना के बैठा हुआ है अम्लराजा एक्वारेजिया, जिसके अंदर गोल्ड भी मेल्ट हो जाता है और आपको तो पता नहीं चलेगा, और गोल्ड की जो लेयर है धीरे 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 उसमें डिपोजिट हो गई होगी और आपके जाने के बाद वो उसमें से गोल्ड निकाल लेगा और माला माल हो जाएगा। भाई ऐसे ही होता है। इसमें होता क्या है, HCl और HNO3, HCl का रेशो होता है 3 और HNO3 का होता है 1। एग्जाम में अपोजिट भी पूछ लेते हैं, अगर HNO3 पहले है और HCl बाद में तो इसको लिख देना 1:3, तो रेशो 1:3 भी हो सकता है, 3:1। आपको यहाँ सावधानी बरतनी है क्वेश्चन को पढ़ने में, पूछा क्या है, HCl या HNO3 या HNO3 या HCl, इज इट क्लियर? तो ये एक ऐसा है जो प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर सबके साथ रिएक्ट करता है एक्वारेजिया। बाकी नॉर्मल कोई एसिड, चाहे वो HCl हो, HNO3 हो या H2SO4 हो, दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में इनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है। अभी रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे, डोंट वरी। अब आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। बेस की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, मेटल के साथ। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेस। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है मेटल ऑक्साइड। क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड पूछा जाता है, ये मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपको लिखना है बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ठीक है। जब नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे पर मैं आपको समझा देती हूँ फिर भी, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बनाएगी नॉन मेटल ऑक्साइड, बट दे आर द एसिडिक इन नेचर। कैसे होंगे ये, एसिडिक इन नेचर होंगे। बहुत आसान है। अब हम बात कर रहे हैं बेसिस विद मेटल्स की, ठीक है। तो हमने कोई बेस लिया है, मेटल लिया, हमें पता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर आ रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं बेसिक नेचर आ रहा है। जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो फिर से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो बन गया सॉल्ट, और क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। नॉट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद बेस, याद रखना है सारी मेटल फिर से बेस से रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। एक्टिविटी है आपके में जिंक ग्रेन्यूल्स की, इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इक्वेशन, ये वाली फिर से मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। जिंक ग्रेन्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है और साथ में ले लेना है 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जैसे कहते हैं NaOH, कास्टिक सोडा, ठीक है। वार्म द कंटेंट, बस थोड़ा सा गर्म करना है, एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और बनेगा सॉल्ट, जैसे कहते हैं सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। फिर से आ गया, अगर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी हाइड्रोजन गैस है, तो बस बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक को लेके जाना है और ये पॉप साउंड से आपको बता देगी इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। बहुत आसान है। तो एक बार रिएक्शन में करके दिखा देती हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो Zn प्लस NaOH गिव्स आउट Na2ZnO2 प्लस H2। बैलेंस करेंगे तो 2 लगा देंगे यहाँ पर, सेम, ठीक है। अच्छी बात ये है, आपको याद रखना, मैंने हर बार बोला जिंक सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस और ये गैस है, और गैस के बाद आपको इस तरीके से बना देना है। आपको इसका नाम लिख देना है सोडियम जिंकेट, इसका नाम लिख देना है जिंक, इसका नाम लिख देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपको
पूरे, जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर से सीबीएसई वालों और एनसीईआरटी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर आता है टेस्ट टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या करना है, तो आपको मैं बता देती हूँ, हमें करना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसमें जा रही है, जहां से आ रही है, उसको हमें पास कराना होता है लाइम वाटर के अंदर, और लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की। जैसे ही वो मिल्की हो जाएगा, इसका मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो वो कभी मिल्की नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो एसिड लिया हमने, मेटल कार्बोनेट लिए, तो पहली बात तो आपको पता होता है कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव होता है, यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं। तो अगर मैं सोडियम की रिएक्शन कराती हूँ, सोडियम होता है प्लस, मतलब रिएक्शन इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी 1, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, तो बन जाएगा Na2CO3। इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं सोडियम कार्बोनेट, बाई आ गया तो इसका मतलब बाई फॉर हाइड्रोजन, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहेंगे या मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं हाइड्रोजन के बदले, याद रखना एग्जाम में आता ही है डेफिनेटली। ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब हुआ NaHCO3। इतना क्लियर है? जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करती है तो फिर से क्या बनाएगी, सॉल्ट वाटर, बट गैस बदल गई यहाँ पे। अब कौन सी गैस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे यहाँ पर एसिड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए आप कोई भी मेटल का नाम बताइए। कोई नहीं, हम सोडियम ही ले लेते हैं। पहले हमने लिया है मेटल कार्बोनेट, सॉरी सोडियम से कर रहे हैं ना, हाँ, तो सोडियम का कार्बोनेट लेंगे हम, Na2CO3। चलो HCl से रिएक्ट कराते हैं, क्या बनेगा, सॉल्ट, वही बन गया, सॉल्ट बन गया। कौन सा सॉल्ट बना, NaCl, और 2 NaCl बैलेंस कर देंगे, हमें क्या मिलेगी, जहां कार्बोनेट है ना, पूरी केमिस्ट्री में गारंटी दे रही हूँ, जहां कार्बोनेट आपको दिख रहा है वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, जब कार्बन एंड ऑक्सीजन दिख रहे हैं वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। जब कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है वहां कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो गए ही होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल केमिस्ट्री रूल बताया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी, तो हम थे भाई, मेटल कार्बोनेट कौन है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। अब इसे देखते हैं बैलेंस है या नहीं, 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, रिएक्शन बैलेंस्ड है, हो गया। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करती हूँ, NaHCO3 से करती हूँ, प्लस HCl से करती हूँ, तो मुझे मिलेगा भाई फिर से NaCl सॉल्ट, NaCl CO2 एंड वाटर, H, 2 H हो गए, H और एक O, H2O। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ आसान नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, ऑलरेडी मेरी PDF में भी, PPT में भी Na का दिया है, चलो हम दूसरी कर लेते हैं, जिंक कर लेते हैं। ZnCO3 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यही मिल रहा है हमें। बैलेंस करना है तो 2 लगा देते हैं, बाकी हमारी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस्ड है। अगर ZnCO3 के साथ लेते हैं हम, ZnHCO3 के साथ लेंगे इस बार, ZnHCO3 प्लस HCl, तो फिर से बनेगा ZnCl2 फिर H2O फिर CO2। सेम ही रिएक्शंस है, आप किसी भी मेटल के साथ कर देना, बट मैंने आपको बताया एसिड से रिएक्ट कौन सी मेटल्स करती हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो हाइड्रोजन से नीचे आएंगी वो रिएक्शन रिएक्ट नहीं कर पाएंगी। बोला गया अ ब्रिस्क एफिवेसेंस या फिजिंग इज ऑब्जर्व इन बोथ टेस्ट ट्यूब। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, छोटे छोटे बबल्स, बुलबुल उठ रहे थे गैसेस के, है ना, बबल्स को हम कहते हैं एफिवेसेंस या फिजिंग। ठीक है, CO2 गैस के ऑब्जर्व हो जाते हैं, इसका मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। ठीक है, 2HCl NaCl H2O CO2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये इवॉल्व हुई गैस, इसे पास कर दो, किसमें करना है, लाइम वाटर में, जैसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, लाइम वाटर। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, स्लेकेट लाइम भी कहते हैं। एक और नेम अगर जानते हैं, एग्जाम में आता है, तो क्या बोलते हैं इसे, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, the lime water turns milky white due to the formation of a white precipitate of calcium carbonate।
जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने क्या किया, CO2 गैस प्रोवाइड की, तो हमें मिला बदले में CaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, इतना समझ आया, कोई दिक्कत? अब ये जो व्हाइट है यही तो, हाँ, जो उसको टर्न्स मिल्की कर रहा था, टर्न्स टू मिल्की कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन इसका मतलब नहीं लालच दिखाना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराते ही जाएंगे, कराते ही जाएंगे, कराते ही जाएंगे, भैया ये चेंज हो जाएगा और फिर कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा, फिर वो आगे बताने वाले हैं इसके बारे में। व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स फॉर्मिंग soluble calcium hydrogen carbonate and the solution becomes clear again। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहे हैं, आपने एक्सेस में CO2 पास करा दी, व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व बताया था, व्हाइट प्रेसिपिटेट घुल जाएगा बार बार लालच करने पर और बन जाएगा सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जो था पहले, अच्छा मैंने ये रिएक्शन लिख दी है, दूसरी रिएक्शन लिख दी, CaOH का होल ट्वाइस वाली लिख ली हमने, CO2 बना एंड CaCO3। अब इसी CaCO3 पे बनने पर आपने लालच दिखाया और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करा दी, बदले में हमें H2O भी मिला था, इसमें पानी भी है। अब बनेगा क्या, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक फिर से कलरलेस लिक्विड। ठीक है, जो कि कैसा है, सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, उसका जो व्हाइट कलर है वो डिसअपियर हो गया, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था वो उसमें डिसॉल्व हो गया, घुल गया। ठीक है, पहली वाली रिएक्शन देखी थी, CH का होल ट्वाइस, CO2 CaCO3 H2O। बात आती है कि मैम फॉर्मूला कैसे बनाए। पहली बात तो याद रखो, जैसे मैंने आपको बोला था ना, CO3 का होल ट्वाइस, CO3 2 नेगेटिव होता है तो हमेशा होल ट्वाइस कन्वर्ट करता है, मतलब ये कार्बोनेट के पास 2 नेगेटिव आयन है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 2 होगी। बट HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास ओनली 1 आयन होता है, उसकी वैलेंसी होगी 1। कैल्शियम की कितने, 2। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, कैल्शियम का मल्टीप्लाई हुआ 1 से और HCO3 का मल्टीप्लाई हुआ 2 से, बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये द मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें हमने डाइल्यूट एसिड मिक्स किया, बॉइलिंग ट्यूब में बॉइल हुआ, गैस आई, डिलीवर ट्यूब से हमने लाइम वाटर में डिलीवर कर दिया और लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की, इसमें इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट। अब आ गई मजेदार रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस, जब एसिड बेस मिलते हैं तो बनता है बदले में सॉल्ट एंड वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मैं यहाँ पे जो चीज बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। वीक एसिड वीक बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, क्या कहा मैंने अब, स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस गिव्स आउट वीक एसिड। क्या देगा ये, वीक एसिड। ठीक है, इस बार मैं लेती हूं वीक एसिड बट स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स गिव आउट salt, oh sorry, it gives out weak base and water। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हमेशा एसिड एंड बेस से हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलते हैं, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है हम एसिड एंड बेस कैसा लेते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, वीक एसिड वीक बेस लेते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, क्योंकि दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा दोनों को। लेकिन एक बार मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक बार मैंने वीक बेस लिया तो इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, बट इसके असर को थोड़ा सा कम करेगा, जिसकी वजह से बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम अगर मैं वीक एसिड लेती हूँ बट स्ट्रॉन्ग बेस लेती हूँ तो ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, फिर से इसका इफेक्ट थोड़ा कम रह जाएगा, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके बना देगा वीक बेस। आसान है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, भाई एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, हमें समझ आ गया। अब देखो क्या होता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या, बेस लेना है, बेस के अंदर आपको फिनोल्फ्थालीन मिक्स करना है। फिनोल्फ्थालीन जैसे आपने मिक्स करा तो आपको पता है बेस प्लस फिनोल्फ्थालीन कैसा देता है, पिंक कलर देता है। बट अगर मैं इसी में नींबू डाल देती हूँ या कोई एसिड डाल देती हूँ तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जो पिंक कलर था वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। यही तो टाइट्रेशन है, यही तो हो रहा है।
क्या हो रहा है कि आपने बेस में क्या मिला है, फिनोफ्थलीन, पिंक कलर मिला, आपने फिर से डाला एसिड, एसिड की वजह से पिंक कलर डिसअपियर हो गया। तो हमें पता चल रहा है एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, तो बात करते हैं, टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। NaOH फिर से याद रखना है बेस है, और बेस में अगर आप मिला रहे हैं फिनोफ्थलीन तो उसका मतलब है कैसा मिलेगा आपको, पिंक कलर मिल जाएगा। अब अगर आपने एसिड मिक्स कर दिया तो ड्रॉप बाय ड्रॉप शेकिंग जेंटली जो पिंक कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? फिर से बेस मिला दोगे फिर रीअपियर हो जाएगा। तो बस ऐसी ही कुछ एक्टिविटी करके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं। एसिड लेना ना और बेस लेना है। चलो बेस में हम NaOH ले लेते हैं प्लस HCl लेते हैं, हमें मिल जाता है NaCl एंड मिल जाता है हमें H2O। अब इस रिएक्शन को हम पोटेशियम के साथ भी कर सकते हैं, KOH लेते हैं प्लस HCl लेते हैं, हमें मिलेगा KCl एंड H2O। सिंपल, सॉल्ट एंड वाटर, कोई सी भी रिएक्शन लिख दीजिए, ये है आपकी रिएक्शन यहाँ पर। So the base has been completely neutralized by the acid. This reaction is exothermic. Heat is evolved. Question आ जाता है कैसी रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है तो रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इट क्लियर? बाकी आप ये देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, मतलब एक इमेज है, एसिड और बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अभी अभी मैंने आपको बताया था। अब इनकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एसिड से करा रहे हैं। फिर से हमें बेस और एसिड क्या मिलने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड में आप कोई भी मेटल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया है सोडियम, सोडियम के साथ अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ HCl की तो मुझे मिलेगा फिर से NaCl, बैलेंस करेंगे 2 और यहाँ पे बन जाएगा H2O। एक रिएक्शन और दी हुई है कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन आता है कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का होता है, आपको पता होना चाहिए, ब्लैक कलर का होता है, प्लस HCl रिएक्शन होगी तो बनेगा CuCl2, ब्लू ग्रीन कलर। कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 है तो हमें मिलेगा क्या, CuCl2। कैसे मिला, कॉपर की वैलेंसी 2, Cl की 1, CuCl2। क्वेश्चन आ जाता है भाई CuCl2 कौन से कलर का है, ब्लू ग्रीन कलर का, और बदले में मिलता है वाटर। ठीक है, take a small amount of black copper oxide CuO in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly by stirring. ठीक है, the black color of the copper oxide dissolve and the solution turns blue green. जो black color था वो solution के साथ dissolve हो गया acid के साथ and turns to blue green. ठीक है, clear हो गया? बहुत आसान है, एक आपको ये करके दिखा दिया। बाकी आप बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हैं, MgO भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी, MgO हाँ प्लस HCl मिलेगा हमें MgCl2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 लगा दीजिए, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसे, नॉन मेटल कौन है भाई, नॉन मेटल है कार्बन, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो H2O के साथ तो मिलता है H2CO3। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, कार्बोनिक एसिड, ये वही एसिड है जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। कैसा है ये, एसिडिक इन नेचर है या नहीं है? तो बस मेटल ऑक्साइड्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और एसिड और बेस फिर से मिलेंगे तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। आसान है बहुत। Since non-metallic oxide react with base to form salt and water, they are acidic in nature, also known as acidic oxides. अभी भी बताया acidic in nature, इसलिए हम कहते हैं acidic oxides। तो देखो CO2 ही बनाया था हमने, CO2 का एग्जाम्पल है CO2 प्लस CH का होल ट्वाइस। ये एक मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, और मेटालिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स दोनों ही होते हैं बेसिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड दोनों ही होते हैं भाई बेसिक इन नेचर। कितना आसान है, ठीक है। और बनेगा हमें सॉल्ट एंड वाटर, CaCO3 प्लस H2O। बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको यही रिएक्शन सोडियम के साथ करा के देखनी है तो NaOH से करा दो प्लस CO2 से करा दो, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और NaOH एंड CO2, ठीक है। तो बनेगा क्या, Na2CO3 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए आप कर दीजिए इसे 2, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और, सल्फर भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है सल्फ्यूरस एसिड।
H2SO3। जो एसिड रेन आपने सुनी है ना, उस एसिड रेन में क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में था सल्फर और हमारे इन्वायरमेंट में था ऑक्सीजन। सल्फर कहाँ से आया, एक पोल्यूटेंट है बेटा, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो सल्फर भी ज्यादा हो रहा है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर एसिड कैसे बनेगा, जब वाटर से मिक्स हो जाएगा, जब जितना हमारे पास वाटर वेपर कंडेंस हो गई थी वापस आएंगी तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे एसिड, जिसे कहते हैं हम कौन सा एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और यही एसिड रेन वापस आ जाएगी, जिससे आती हैं बहुत सारी बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाई एसिड एड टू वाटर नॉट वाटर एड टू एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ जाता है एग्जाम में। बच्चों को लगता है क्या दिक्कत है भाई, वाटर टू एसिड क्या जा रहा है, वाटर में एसिड डालो ना, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बेटा होता क्या है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप एसिड मिक्स कर रहे हैं, है ना, वाटर टू एसिड कर रहे हैं, मतलब एसिड में पानी डाल रहे हैं, एसिड में अगर पानी डाल रहे हैं वाटर, ठीक है, ये जैसे कि ये, तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप कर रहे हैं वाटर टू एसिड, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं वाटर टू एसिड, फिर क्या हो जाएगा दिक्कत। जैसे आप देख रहे हो हीट जनरेशन होता है, ठीक है, ऑलवेज एड एसिड टू वाटर व्हेन डाइल्यूटिंग, नेवर वाटर टू एसिड, नेवर वाटर टू एसिड। ठीक है, दिस फॉलोज द सेफ्टी रूल एसिड टू वाटर जस्ट लाइक यू और टू प्रिवेंट डेंजरस स्प्लैशिंग और एक्सप्लोजन। होगा क्या, जैसे ही आपने ऐसा किया तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, हो सकता है वो एसिड आपके ऊपर गिर जाए क्योंकि हाईली स्टीम निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आप बर्न हो जाए। ठीक है, उसमें होता क्या है कि बेटा एसिड भी स्प्लैशिंग आउट हो जाता है आपके बॉडी पार्ट्स पर या आपके कपड़ों पर, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमें करना होता है डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड को अगर हमें डाइल्यूट करना है तो वाटर तो करना होगा ऐड। अब एसिड में पानी मिलाएं या पानी में एसिड मिलाएं, सवाल ये आ जाता है। तो आपको जैसे बताया मैंने, एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, कुछ भी कर लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, बट इसे थोड़ा कम एक्सोथर्मिक बनाए, थोड़ा कम डेंजरस बनाए, उसके लिए क्या करेंगे ना। तो आपको बताया मैंने, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो रिलीज होगी व्हेन एसिड इज एडेड स्लोली टू वाटर, है ना, एसिड इज एडेड, ये वाला हम जो कर रहे थे अभी, एसिड इज एडेड स्लोली टू वाटर, वाटर में अगर एसिड मिक्स किया जाए स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, the large volume of water absorbs and disperses the heat evenly। क्या होगा, larger volume of water, larger volume of water absorb and disperse the heat evenly। सारे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था उसने क्या करा, हीट को अपने पास इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपको स्प्लैश आउट नहीं कराया। मिनिमाइजिंग बॉइलिंग रिस्क, बॉइलिंग रिस्क को मिनिमाइज कर दिया, सारा पानी में हीट चली गई ना तो बॉइल नहीं होगा पानी एकदम से। वाटर इज हायर हीट कैपेसिटी देन एसिड, क्योंकि वाटर के पास क्या होती है, हायर हीट कैपेसिटी होती है एसिड से ज्यादा, इसीलिए अलाइन सेफर टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग मिक्सिंग। हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करते जाना होता है, मिक्स करते जाना होता है ऐसे से। मिक्स क्यों कर रहे हैं, मिक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि इवनली सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के पास तक वो हीट जाए और पानी का टेम्परेचर ज्यादा ना होकर स्टीम ना बने। अगर स्टीम बन गई तो दिक्कत है, स्टीम बनेगी तो एसिड भी बाहर स्प्लैश आउट हो जाएगा, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। डेंजर्स ऑफ वाटर टू एसिड, अगर एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड, वाटर को मिला रहे हो एसिड में, causes rapid localized heating at the interface as water less dense float on top। एसिड क्या है ना, एसिड बहुत हैवियर है, ठीक है, और वाटर क्या है, इससे डेंस है, हल्का है, तो पानी पे मतलब एसिड क्या करेगा, पानी पे तैर जाएगा टॉप एंड बॉइल्स वायलेंटली, और तैरेगा तो इसमें क्या होगा ना, जो स्टीम बनेगी वो जल्दी से ऐसे स्प्लैश आउट हो जाएगी। दिस कैन स्प्लैटर हॉट कंसंट्रेटेड एसिड, कॉज बर्न्स और ब्रेक ग्लासवेयर ड्यू टू एक्सेसिव हीट। और ये जो ग्लासवेयर है ये भी बहुत गर्म हो जाएगा, हो सकता है टूट जाए, ठीक है। तो एसिड डेंसिटी ऑल्सो प्ले अ रोल, इट सिंक्स इन वाटर प्रमोटिंग बेटर मिक्सिंग एंड हीट डिफ्यूजन। एसिड की जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, डेंसिटी ज्यादा है तो सिंक हो जाएगी इन वाटर, प्रमोटिंग बेटर मिक्सिंग एंड हीट डिफ्यूजन, क्या करती है, बेटर मिक्सिंग करा देगी और हीट डिफ्यूजन करा देगी। इसलिए आपको क्या करना है, ये करना है,
एसिड को जैसे ही आपने पानी मिक्स किया तो एसिड नीचे चला गया पानी के, क्योंकि एसिड डेंसर है और डेंसर है नीचे बैठ जाएगा, और धीरे धीरे आप मिक्स कर रहे हो, उसकी हीट जो भी निकल रही होगी ना वो सारी सारी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाएगी और इवन टेम्परेचर कर देगी। फिर आप डालेंगे, फिर करेंगे, फिर आप डालेंगे एसिड को, फिर करेंगे, आपको बार बार स्टर करते जाना। इकट्ठा तो किसी में नहीं करना आपको, अगर ये वाला प्रोसेस, ये वाला डेंजरस नहीं है, आपको यही करना है। पर 2-3 ड्रॉप्स फिर आपको स्टर, 2-3 ड्रॉप्स फिर आपको स्टर करते जाना है। रीजन अगर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, एसिड मोर डेंसर देन वाटर, सिंक आउट इन वाटर, सिंक हो गया भाई, सिंक इन वाटर, सॉरी, सिंक जैसे वाटर में हो जाएगा वैसे क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हीट को, है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हीट एंड बेटर प्रमोटिंग मिक्सिंग। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं होगी, रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगी। बट आपने गलती से अगर एसिड में वाटर मिलाया तो वाटर ऊपर रह जाएगा और हीट रिलीज हो रही होगी, वो हीट रिलीज होगी तो स्टीम बनेगी, स्टीम बनेगी तो एसिड भी बाहर आ जाएगा उसके चक्कर में और रिएक्शन हो जाएगी वाइग्रेसली। ठीक है, चलिए इस बात का ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, पीएच स्केल सब जानते हैं। पीएच में आपने पढ़ रखा है भाई, पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक इन नेचर होता है। एसिड एंड बेस में आपको ये बात समझ आ चुकी है। बाकी हमें कैसे पता चलता है, तो हमें पता है कि एसिड है, HCl है, वाटर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, वैसे HCl क्या करता है, H प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें मिलता है H प्लस आइन, मतलब एसिडिक इन नेचर। वाटर के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आइन, H3O प्लस। तो या तो आप H प्लस लिख सकते हैं या H3O प्लस लिख सकते हैं। जो एसिड जितने ज्यादा H प्लस आयन देता है उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, और जो एसिड कम H प्लस आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है उतना वो वीक एसिड हो जाता है। सेम रूल आपको लगाना है OH नेगेटिव में। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर आपको OH नेगेटिव कम मिलते हैं तो वो हो जाएगा एक वीक बेस। बहुत आसान है, देख लेते हैं। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, चलिए उसको समझते हैं पहले, है ना, जल्दी से। हुआ क्या, मैं लिटमस पेपर को लेकर आई, बड़ी चालाकी दिखा रहे थे हमने कहा ऐसे कैसे H प्लस आयन नहीं देगा। हमने किया एसिड लेकर आए कंसंट्रेटेड, जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम लेकर आ गए कंसंट्रेटेड एसिड, और मैं लेकर आ गई एक ड्राई लिटमस पेपर, कौन सा वाला, ब्लू वाला, और मैंने टेस्ट किया तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट ही नहीं हुआ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था ब्लू तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं था, वाटर नहीं था। क्या नहीं था हमारे पास, वाटर। और कोई भी एसिड या बेस सही वाटर के साथ मिलकर ही ये क्या देते हैं, या तो H प्लस आयन या फिर OH नेगेटिव आयन। ये बात समझ आ गई, इसीलिए लिखा है एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो कंसंट्रेटेड एसिड तो कभी पता ही नहीं चल पाएगा, फिर क्या होगा, क्या दूसरा इंडिकेटर बनेगा, बिल्कुल नहीं। आपको करना है क्या, लिटमस पेपर को थोड़ा वेट करके लाना है, गीला करके लाना है। अब उसी कंसंट्रेटेड एसिड में मैंने जैसे ही मिक्स करने की कोशिश की या फिर टेस्ट करने की कोशिश की, वैसे ही ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, पानी थोड़ा जरूरी चाहिए हमें। ठीक है, H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, बिना पानी के H प्लस आयन कभी भी आती नहीं है। दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। जस्ट मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाई ये वाली, जैसे ही एसिड वाटर के साथ कंबाइन होंगे हमें मिलेगा H3O प्लस आयन, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सिमिलरली बेस प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेम बेस के साथ है, अगर जैसे आप NaOH देखते हो, पानी है तो Na प्लस अलग, OH नेगेटिव अलग हो जाता है। मैंने आपको बताया जितना ज्यादा आप OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे या जितना ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेंगे उतना अच्छा वो या एसिडिक या बेसिक होगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं H2SO4 का, 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो जितने भी हाइड्रोजन थे इसमें सारे ही दे दिए, H प्लस आयन में दे दिए। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर मैं लेती हूँ एसिटिक एसिड जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, CH3COH, अगर मैं इसको रिएक्ट कराती हूँ और देखती हूँ तो मेरे पास CH3CO नेगेटिव और एक H प्लस आयन मिलता है। मतलब विनेगर में जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है वो थोड़ा लालची है, वो सारे हाइड्रोजन नहीं दे रहा, वो कह रहा है कुछ मैं अपने पास रखूंगा, कुछ ही आपको दूंगा। तो इसी वजह से ये कैसा है, वीक एसिड है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बाकी आप ये देख रहे हैं HCl NaOH दोनों जब कंबाइन होंगे तो बनेगा सॉल्ट। आप जानते हैं एसिड एंड बेस H प्लस OH नेगेटिव के मिलने से ही बनता है सॉल्ट एंड वाटर। आयन मिले में H प्लस OH नेगेटिव तो मिला वाटर,
एंड साथ ही साथ में मिला सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, ये आपका फिर से वही 8th क्लास वाले एक्सपेरिमेंट है, ज्यादा टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। होना था भाई, हमने लिया एक में ग्लूकोज, जैसे स्पीड में एथेनॉल दिया, हम ग्लूकोज एथेनॉल चीनी कुछ भी ले लो घर में जो है, उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर KCl लिया है, ठीक है, मतलब एक सॉल्ट। आप KCl मत लो, आप नमक लो, आपके पास जो है वही करो, ठीक है। आपके घर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज नहीं है तो चीनी है, पानी में घोलो, नमक लो पानी में घोलो, और विनेगर ले लो, एसिटिक एसिड ले लो। एसिटिक एसिड वैसे नहीं मिलेगा आपके घर में, विनेगर के अंदर 5 to 7% प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं विनेगर, क्योंकि इसमें क्या मिक्स होता है, बाकी वाटर, ठीक है। कितना प्रेजेंट है, 5 to 7% एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो एक वीक एसिड है। हमने तीनों से बल्ब को जलाकर देखा, हमने क्या करा, कैथोड बनाया, कैनोड बनाया, वायर लगाया और बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया। मैं देखती हूँ ग्लूकोज वाला तो जलता ही नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि मेरे पास ना इसमें पॉजिटिव आयन है ना नेगेटिव आयन है। जब तक कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं मिलेगा, मतलब वही फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, राइट। अगर मैं NaCl लेती हूँ और पानी मिक्स करती हूँ तो मेरे जो NaCl है वो आयनाइज हो जाएगा Na+Cl नेगेटिव में, मुझे मिलेंगे क्या, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयंस कह सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे, आयंस, ठीक है। तो इन्हीं आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, हमारे पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट यहाँ पे बदले में क्या आयंस है, अगर आयंस होंगे तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। सेम मेरे पास एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक एसिड मैंने आपको बताया था CH3CO नेगेटिव और H+ में होता है, भले ही वीक एसिड है, भले ही कम आयनाइज हो रहा है, पर आयनाइज तो हो रहा है ना। तो देखो ये वाला बल्ब बिल्कुल नहीं चलेगा, ये वाला बल्ब ग्लो करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, ये थोड़ा कम ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आयंस कम है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट होगी। जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, नो आयंस नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। समझ आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चले आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल वाला मैंने समझा दिया था आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो। प्योर वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच क्या होता है, 7 होता है। अगर पीएच कम है 7 से तो एसिडिक सोल्यूशन 0 to मान लो 6.9 तक भी हमारा क्या है, एसिडिक है, भले वीक एसिड सही, ठीक है। पीएच 7 से अगर ज्यादा है, 7.2 7.3 7.1, तो भी ये स्लाइटली बेसिक हो जाएंगे। और कहां तक जाएंगे, 14 जो होता है वो हाईली बेसिक होता है, जो कि हमारा NaOH और KOH सोल्यूशन होते हैं। पीएच 0 है तो उसका मतलब हाईली एसिडिक है, HCl का भी होता है, HNO3 का भी होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का भी, पर मेनली आपको लिखना है HCl और HNO3, ठीक है, जिनका कंसंट्रेटेड फॉर्म में पीएच कितना हो जाता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पीएच स्केल इज अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से एक बार क्वेश्चन क्या बहुत बार आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। P in pH stands for potens, potens means होता है पावर, जिसके पावर है टू डिटेक्ट न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, है ना, ये बढ़िया है। अभी तक हमें लिटमस पेपर मिले, हमें और भी सारे इंडिकेटर मिले, वो क्या कर रहे थे, हमें बता रहे थे एसिड है कि बेस है, पर वो ये नहीं बता रहे थे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, क्या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है ना, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो ऐसे में आ जाते हैं हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। बल्कि कुछ इंडिकेटर ऐसे भी थे जो एसिड और बेस में कोई रिएक्ट ही नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलेगा ये एसिड है या बेस है ना। और कुछ ऐसे इंडिकेटर थे जो एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, जैसे कि वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया, ये सब कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा ये एसिड था कि वाटर था, क्योंकि दोनों में रिएक्शन नहीं हुई, केवल बेस में रिएक्शन देता है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट होता है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो क्या करेगा, जो हमें पीएच के अकॉर्डिंग, किसका पीएच कितना उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, ठीक है। चलिए, इट इज नॉट अ सिंगल इंडिकेटर बट अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट इंडिकेटर्स। एडवांटेज क्या है, जब लिटमस और फेनोल्फथालीन कैन ओनली आइडेंटिफाई सब्सटेंस एज एन एसिड और बेस, यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन आल्सो शो हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक एन एसिड और बेस इज। अभी जस्ट मैंने आपको ये समझाया कि कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक है, ये तो बताया ही नहीं किसी इंडिकेटर ने, ठीक है। इट इज अवेलेबल एज अ सोल्यूशन और अ पीएच पेपर। एक पेपर देखा होगा आपने स्कूल में, है ना, जब मैम ने करवाया होगा, वो एक पेपर लाइट कलर का होता है, कन्वर्ट होते जाता है धीरे धीरे, है ना। इट शो अ रेंज ऑफ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। अलग अलग कलर दिख रहे हैं,
क्योंकि अलग अलग सबकी पीएच वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग कलर आता है। दिस कलर कैन बी मैच्ड एज टू स्टैंडर्ड पीएच कलर चार्ट टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ द सोल्यूशन। जहां से आपने पीएच पेपर खरीदा उसमें एक चार्ट बना होगा, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा किसका कौन सा कलर है। 0 का कलर क्या होगा, 14 का कलर क्या है, 7 का कलर क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, 0 से 3 पीएच के लिए कौन सा कलर इंडिकेटर देता है, तो डीप रेड कलर, ठीक है। अगर वीक एसिड है 4 to 6 पीएच है तो देगा ऑरेंज और येलो कलर। अगर पीएच 7 है तो देगा ग्रीन कलर, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, ग्लूकोज सोल्यूशन हो गया, सुक्रोज सोल्यूशन चीनी का सोल्यूशन हो गया, नमक का सोल्यूशन हो गया, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, इसमें ग्रीन कलर मिलेगा। वीक बेस है, अगर 8 to 10 तक पीएच आता है तो वीक बेस हुआ, हमें मिलेगा ब्लूइश ग्रीन टू ब्लू कलर, ब्लूइश ग्रीन से ब्लू कलर मिल जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है 11 to 14 में आता है तो होगा वायलेट और पर्पल कलर, ठीक है। इस पीएच स्केल में और इस इमेज में आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट में यूज होता है H2SO4, HNO3 वगैरह, इनका पीएच देखो मैंने आपको बताया था कंसंट्रेटेड है तो कितना होगा, 0 ही होगा। डीप एकदम गहरा रेड कलर, ठीक है। हम थोड़ा 1.1 1.1 1.2 पर आ गए, हमारे HCl का है भाई पीएच, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक एसिड। लेमन का 2 पॉइंट समथिंग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एप्पल जूस जो है उसका 3 होता है, टोमेटो जूस का 4 में आता है, कॉफी एंड टी 5 पीएच में आते हैं, मिल्क का पीएच 6 के आसपास होता है, प्योर वाटर 7 होता है, एग का 8 स्लाइटली बेसिक होता है, बेकिंग सोडा आपको जस्ट बताया बेस है तो बेसिक होता है, एंटा एसिड, कोई एंटा एसिड है ना, तो उसका भी पीएच कितना होगा, 10, जिसमें आपको याद आ रहा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। सोप हैंड वॉश जिसका इस्तेमाल करते हैं उसका होता है 11, अमोनिया सॉल्यूशन जो है उसका होता है 12, ब्लीच जो कि एक बेसिक है जिसका पीएच काफी अच्छा है 13 है, एंड ड्रेन क्लीनर KOH NaOH आ जाते हैं जिसमें आता है आपका 14, एल्केलाइन भी होते हैं, एल्केलाइन मतलब पानी में घुल जाएंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस बची अब, पीएच क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं इतना सब कुछ, क्या जरूरत है एसिड बेस जानने की हमें, हमारी डेली लाइफ से बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारा स्टमक का पीएच हमको बताया 1.5 to 3.5 हो जाता है। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl टू डाइजेस्ट फूड, ठीक है। और अगर ज्यादा एसिड हो रहा है तो उसका मतलब है आपको एसिडिटी हो रही है, कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, उसमें आप कोल्ड ड्रिंक और पी जाते हो, ऐसा नहीं करना। इनो सुना है, बहुत सारे लोग एसिड होते तो इनो पीते हैं, है ना, बेकिंग सोडा, क्यों, क्योंकि ये बेस है और एसिड और बेस बनेंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे इफेक्ट को, न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा। इसीलिए इतने टाइम से इनो पी रहे थे पापा आपके या आपके घर में कोई बड़ा, है ना। और बेकिंग सोडा क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर पी के, इसीलिए किया। डाइजीन बनाते ना, डॉक्टर कहता पेट सही नहीं चल रहा डाइजीन लेकर आओ, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, पीछे देखना डिस्क्लेमर में लिखा होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपके पेट की एसिडिटी को कूल डाउन कर रहा है, कम कर रहा है, क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इंपॉर्टेंस है भाई। अगर पीएच 1.5 से 3.5 होता जा रहा है तो उसका मतलब है एसिडिटी बढ़ रही है आपको, क्योंकि 1.2 1.1 चलो 1.5 भी मान लिया, इसके ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। अब इससे ज्यादा जा रहा है तो उसका मतलब है थोड़ी थोड़ी एसिडिटी बढ़ रही है और वो ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में आपको क्या करना है, एंटा एसिड लेना है, एसिड क्या, कुछ अगेंस्ट, एंटा एसिड, तो वो क्या होगा, माइल्ड बेस, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे एसिडिटी कम हो जाएगी। टूथ डिके, खाना खाया, खाना खाने के बाद ब्रश ही नहीं किया आपने, बैक्टीरिया धीरे धीरे शुगर को किस में बदल रहे हैं, एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा जो एनेमल है उसका पीएच कन्वर्ट होता जा रहा है, एसिडिक होता जा रहा है, और एसिडिक हो रहा है तो टूथ डिके होगा भाई, बेस कैल्शियम की लेयर है, रिएक्ट करेगी ना। तो स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, 5.5 से जैसे ही क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा, और मतलब 5 हो गया, 4.5 हो गया, तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड, जो हमारे टूथ एनेमल को यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर को डिग्रेड कर देगा, डिके कर देगा, खराब कर देगा, होल कर देगा। यूजिंग टूथपेस्ट विच इज बेसिक, क्या करना है आपको, कहते हैं ना कीड़ा लग गया तो छेद हो गया दांतों में, धीरे धीरे खाने लगता है वही बैक्टीरिया, है ना, ऐसी तो ऐसी सुना है ना, तो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे एसिडिक नेचर रिएक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, एनिमल को हटाया, अब आपके दांत को भी खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट कैसा है, बेस, एसिड और बेस फिर से न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज है एसिड, आसान है। अब सॉइल पीएच, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेती के लिए,
कभी कभी हमें एसिडिक चाहिए होता है नेचर सॉइल का, कभी कभी हमें बेसिक चाहिए होता है, कभी कभी न्यूट्रल चाहिए होता है। तो एसिड करने के लिए क्या करते हैं, सॉइल को मुझे अगर मोर एसिडिक बनाना है, क्वेश्चन आता है ध्यान से सुनना, सॉइल को अगर मुझे मोर एसिडिक बनाना है तो मैं क्या करूंगी, एड मेन्योर या कंपोस्ट, जो खाद होती है उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सॉइल को क्या बनाए, मोर एसिडिक बनाए। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? अगर मुझे सॉइल को बेसिक बनाना है तो हम किसका ऐड करेंगे, जिप्सम का ऐड करेंगे, लाइम का ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि ये क्या हो, जिप्सम और लाइम दोनों ही हमारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, बेसिक बना सकते हैं। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ, फार्मर्स एडजस्ट सॉइल पीएच यूजिंग लाइम और जिप्सम। कभी कभी हमें जनरली बेसिक ही चाहिए होती है, कुछ खेती के लिए एसिड चाहिए होती है, तो हमें वहां पर क्या करना होगा, पीएच को चेंज करने के लिए जिप्सम का या लाइम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसिड रेन। ठीक है, तो व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन विच हार्म्स एक्वेटिक लाइफ एंड बिल्डिंग्स। आपको पता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले जानवर है, उनको इतना ज्यादा एसिडिक अगर एनवायरमेंट मिल गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में हमें इसे बेसिक बनाना होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे लाइम। ठीक है, हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, लाइम, क्विक लाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ताकि ये जो रेन वाटर जो आया था पानी में, रिवर में जो एसिड रेन वाटर था, उसके पीएच को हम क्या करें, कंट्रोल कर दे, फिर से उसे बेसिक बना दे ताकि जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। होता क्या है बेटा, कभी कभी बी स्टिंग लग जाता है ना। अब आपने सुना होगा, पापा दादी चाचा जो भी है घर में, उनसे क्या सुना है कि लेकर आ चाबी, बाइक की चाबी लेकर आ, मुझे ना मधुमक्खी ने काट दिया, जो भी होता है, बी ने काट दिया, और उसको घिस देते हैं। क्यों घिसते हैं, बाइक की चाबी में ऐसा क्या डंक निकल जाएगा? क्योंकि बी स्टिंग जो होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है, उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, क्या आ गया उसमें, एसिड आ गया। और अब ये भी बताया मैंने, चाबी किसकी है, मेटल की, और मेटल ऑक्साइड मैंने क्या बताया, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसे होता है, बेस, क्या कर देंगे, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसीलिए इतने टाइम से वो चाबी लगा रहते हैं। आपको रीजन ही नहीं पता था, कोई बता ही नहीं रहा था, क्या किया था, बी स्टिंग पर चाबी घिस दी थी, क्योंकि बी स्टिंग में क्या था, मिथेनोइक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, अनदर नेम फॉर्मिक एसिड। और इसी एसिड की वजह से क्या हो रही थी, उन्हें जलन हो रही थी, ऐसे में उन्होंने क्या लगाया भाई, बेस लगा दिया, बेकिंग सोडा लगा लो, न्यूट्रलाइज कर लोगे। चाबी घिस ली आपने, मेटल ऑक्साइड लगा दिया, बेस हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया आपने। समझ आ रहा है कितना आसान है? तो ऐसे में हम कभी कभी बचने के लिए क्या करते हैं, इरिटेशन से बचने के लिए हम माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो स्टंग एरिया है वहां पर रिलीफ मिल जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है नीटल लीफ से। नीटल लीव्स में क्या होता है ना, स्टिंगिंग हेयर होते हैं, और इन हेयर में भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, जो भी क्या करता है, बर्निंग पेन। ऐसे में आपको क्या करना है, बचने के लिए फिर से इस्तेमाल करना है बेकिंग सोडा का। ठीक है, अगर आपके पास की है तो उसको भी आप घिस सकते हैं। नीटल है क्या, एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि वाइल्ड, एक जंगली पौधा है, ग्रो करता है, जंगलों में ग्रो करता है ना। इसके पास स्टिंगिंग हेयर होते हैं, जिनके पास जैसे ही वो टच हो जाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड सीक्रेट कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपको जलन होने लगेगी। ऐसे में आपको बचने के लिए क्या करना है, बेस को ऐड करना है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये हो गया, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कहां से आता है, सलाइवा बिफोर मील पीएच कितना होगा, 7.4, स्लाइटली बेसिक। आफ्टर मील, कलर ऑफ पेपर इतना नहीं पूछते, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, और यहां से तो सलाइवा आफ्टर मील 5.8 हो जाएगा, एसिडिक। लेमन जूस, लेमन जूस आप देख रहे हैं 2.3 होता है, एसिडिक, जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उनका एसिडिक जो होता है नेचर होता है, पीएच आता है 3। कैरेट जूस, कैरेट जूस भी थोड़ा कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। कॉफी आप जो पीते हैं बताया था 4 और 5 के बीच में था, 5 है लगभग एसिडिक। टोमेटो जूस 4 होता है, 4.1 एसिडिक होता है। टैप वाटर, टैप वाटर की बात करें तो स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4 होता है। क्यों? क्योंकि टैप वाटर ना जमीन से आ रहा है और उसमें बेटा थोड़े बहुत मिनरल्स भी हैं, मिनरल्स है तो मेटल्स भी होंगे, मेटल्स है तो ऑक्साइड्स भी होंगे, और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, जब पानी में घुलते हैं तो स्लाइटली एल्कलाइन वाटर कर देते हैं। ठीक है, तो टैप वाटर हमारा कैसा हो गया, स्लाइटली बेसिक हो गया। जब हम बात करते हैं 1 m NaOH, 1 मोलारिटी ऑफ NaOH की बात करते हैं तो NaOH 14 एसिडिक बताया था मैंने। अगर मैं बात करती हूँ HCl की
तो HCl कैसा होगा, 0 एसिडिक। ओ सॉरी, ये एसिडिक हो गया, एक सेकेंड, इसे बेसिक कर लेना, इस इमेज में गड़बड़ है। NaOH कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। स्ट्रॉन्ग बेस है ये, कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। और एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए 0 pH। ठीक है, यहाँ पर KOH भी आ सकता है अगर, तो KOH के लिए भी आप 14 ही लिख देंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कई सारे केमिकल्स जो हमें कॉमन सॉल्ट से मिल जाते हैं NaCl से, जिसमें एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसे हम कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किससे बनाते हैं, रिएक्शन लिखनी है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों कहते हैं अभी रीजन बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, फिर से बोल रहे हैं हम, फेवरेट है आपके एग्जाम्स वालों का, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका क्वेश्चन आएगा कि भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, रिएक्शन क्या है, आप डायग्राम बना देंगे, इस प्रोसेस का अनदर नेम क्या है, एंड जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो है इसका यूजेस क्या है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन सॉल्ट को, एक्वस NaCl को आपको क्या करना है, पानी में मिक्स करना है। ठीक है, आपने पानी में मिक्स किया तो वाटर भी आ गया, और उसी में आपको कैथोड और एनोड लगा देने हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे आपको मिलेगा NaOH एंड Cl2 एंड H2। चलो कोई नहीं, हम Cl2 बाद में बना देंगे, H2 बना देते हैं, Cl2। ठीक है, क्लोरीन गैस एंड H2। क्योंकि इस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान आपको NaOH एक एल्कली मिल रहा है, आपको क्लोरीन गैस मिल रही है, इसी वजह से दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसी वजह से इसे कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे हम कहते हैं ब्राइन। क्वेश्चन आता है ब्राइन क्या है, NaCl को पानी में अगर आपने मिक्स कर दिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्राइन। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये टूटेगा, Na अलग Cl अलग हो जाएगा, Na अलग हुआ, Cl अलग हुआ, पानी में से H+ अलग हुआ और OH नेगेटिव अलग हुआ, ये OH मिल जाएगा Na के साथ और बनाएगा क्या, NaOH, साथ में क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, NaCl एक्वस वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, ये मिल गया हमें। अब क्वेश्चन आता है कैथोड पर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, समझ आया। हाइड्रोजन गैस यूज्ड इन फ्यूल्स एंड मार्गरीन। तो पहले बात करते हैं कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, इस पर हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, एक तो फ्यूल में करते हैं, जेट वगैरह चलाने में फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है, आपने सुना होगा ना वेजिटेबल ऑयल्स, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में, पाम ऑयल वगैरह नहीं खाने चाहिए, ऐसे बहुत सारी वीडियोस में आपने सुन रखा होगा। तो ये वही हाइड्रोजन है जिसका इस्तेमाल मार्गरीन यानी कि बटर वगैरह बनाने में, वेजिटेबल्स ऑयल बनाने में यूज किया जाता है। तो उस हाइड्रोजन को फ्यूल्स में यूज कर लेंगे या मार्गरीन में यूज कर लेंगे, तो हाइड्रोजन को वेस्ट नहीं होने दे रहे। बाकी आपको पता होगा बलून्स में भी हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है। एट द एनोड, एनोड पे मिलता है हमें, एनोड हमारा होता है पॉजिटिव, हमें मिलती है क्लोरीन गैस, क्योंकि Cl नेगेटिव होता है, नेगेटिव किस पर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव पर जाकर। तो कौन सी गैस मिलेगी हमें, Cl नेगेटिव गैस। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा क्लोरीनेटेड वाटर है, जो पानी आता है उसमें क्लोरीन दवा मिक्स की जाती है, क्योंकि पानी क्या करता है, पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्लोरीन पानी को ट्रीट कर देता है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोराइड ऐड है, इसका मतलब है क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी कुछ डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, वहां पर भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। नियर द कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैथोड के आसपास आपको क्या मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा। ठीक है, यूज्ड फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स, इंपॉर्टेंट है। जो मेटल ऑयल, जैसे ग्रीज आ जाता है उनमें, ऑयल आ जाता है बहुत ज्यादा, है ना, तो उसको डीग्रीज मतलब उसको क्लीन करने के लिए, उसमें से ऑयल निकालने के लिए हम NaOH का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये कास्टिक सोडा है, तो आपने सुना होगा मम्मी वगैरह से, पहले बहुत गर्म पानी में से कास्टिक सोडा डालते, हाथ दूर रखते थे, हाथ फट ना जाए, क्योंकि हाईली बेसिक है। तो उसमें रजाई वगैरह जो भी चीजें ऐसी होती थी उसे क्लीन करते थे, बाहर जो लोग होते हैं सफाई वाले, जहाँ धुलाई करवाते हैं कपड़ों की, ऐसा कुछ है ना, तो वहां पे ये लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करते थे ताकि वो एकदम क्लीन हो जाए, व्हाइट कपड़ों का खासकर, है ना। तो ऐसे में डीग्रीजिंग मेटल, मेटल से अगर हमें ग्रीज या ऑयल निकालना होगा तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा।
मेकिंग सोप्स, अभी भी पता है मैंने, सफाई करने में, कपड़ों में धोने में यूज हो रहा है, तो सोप बनाने में भी इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काफी अच्छा एजेंट है। और पेपर बनाने में भी, पेपर इंडस्ट्री में जो पल्प्स होते हैं उनको जो व्हाइट कलर देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पल्प को सॉल्युबल बनाने के लिए साथ ही साथ, और पेपर को ब्राइटनेस देने के लिए, उसको व्हाइटपन देने के लिए भी हम NaOH का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 चीजें याद रखनी है, डीग्रीजिंग मेटल, सोप इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। मिल गए नंबर पूरे। ठीक है, तो क्लोरोएल्कली प्रोसेस समझ आ गया आपको। मैंने जैसे बताया जो NaCl था उसमें Cl नेगेटिव, नेगेटिव एनोड पर अट्रैक्ट हो जाएगा, Cl2 गैस मिलेगी। H+ आयन जो हाइड्रोजन होगा हमारा, वो हमारा कहाँ अट्रैक्ट होगा, कैथोड पर होगा, और NaOH मिलकर बन जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ब्राइन के अंदर आयन एक्सचेंज हुए। कब हुए, जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोवाइड किया है, कैथोड और एनोड बनाया, पानी में नमक घोला और आसानी से क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट है CaOCl2। सबने सुना है ब्लीच कराना। फिर से ये व्हाइट कलर के कपड़ों को साफ करने के लिए ब्लीच कराते हैं। कभी कभी होता है ना, मम्मी कपड़े धो देती है, व्हाइट कपड़े भी मिक्स कर दिए, ब्लैक भी कर दिए और भी कर दिए। व्हाइट कपड़े नए थे भाई, खराब हो गए, अब क्या करें, जाओ भाई ब्लीच कराओ। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट कलर के कपड़ों के लिए तो होता है, आसानी से उस कलर को हटा देगा, एकदम से सफाई कर देगा, व्हाइट कलर कर देगा उसको। तो क्या कैसे बनता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको क्या करना है, अभी जो क्लोरीन गैस बनी थी ना, यही वाली क्लोरीन गैस, ये तो मैंने बता दिया, यहां से बनी, हमने जेट वालों को बेच दी, और हमने किसको बेच दी, उनको मार्गरीन वालों को, बटर वेजिटेबल ऑयल बनाने वालों को। अब Cl2 को क्या करेंगे, इनको भी तो किसी को बेचेंगे। ठीक है भाई, अब जो ब्लीचिंग पाउडर बना रहा है उस इंडस्ट्री को हमने Cl2 बेच दी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2 मिलकर बन जाता है CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। बाकी जो बचा वो बैलेंस कर लो, वाटर ही तो बचा, हो गई रिएक्शन बैलेंस। कितना तो आसान है। तो प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द क्लोरएल्कली प्रोसेस, जो हमें क्लोरएल्कली प्रोसेस में मिली थी, ऑन ड्राई स्लेट लाइम, हमने इस पे क्या करा, ड्राई स्लेट लाइम पर रिएक्शन करा दी। क्या मिल गया हमें, CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर, एंड मिला हमें वाटर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन को सफाई करने के लिए, एकदम साफ सफेद लाने के लिए, या लिनन को हमें क्लीन करना है, तो ऐसे में हम ब्लीच करते हैं। और किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, कई सारी केमिकल इंडस्ट्री में अगर हमें एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका इस्तेमाल करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो डिसइंफेक्शन का काम करेगा ही करेगा, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। इज इट क्लियर? दूसरा सॉल्ट भी खत्म हो गया। अब है तीसरा सॉल्ट हमारा बेकिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट है फिर से, बेकिंग पाउडर नहीं, अभी बेकिंग सोडा। ठीक है, NaHCO3। NaHCO3 का नाम अगर जानेंगे तो क्वेश्चन आता है केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कह दो सोडियम बाई कार्बोनेट। आसान है, या तो कह दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कह दो सोडियम बाई कार्बोनेट। किससे मिलता है, नमक ले लो, नमक ले लिया, पानी ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, और अमोनिया ले लो। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टेंट में क्या क्या है। नमक लिया, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया और अमोनिया लिया, बदले में क्या मिलेगा हमें, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये एक्वस और ये सॉलिड। ठीक है, आसान है। क्या करना है हमें, नमक लेना है, पानी लेना है, CO2 गैस लेनी है, अमोनिया लेना है। क्या मिलेगा हमें बदले में, अमोनियम क्लोराइड एंड मिल जाएगा हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन कि भाई क्या प्रॉपर्टीज और क्या यूजेस है। पहले तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, पकौड़े बनाते हैं घर में, है ना, पकौड़े बनाते हैं मम्मी, या ढोकला बना रही है, या कुछ भी ऐसा बना रही है जिसमें हमें फ्लफी करना है ना, फ्लफी करना है, तो ऐसे में हम बेकिंग सोडा डालते हैं। अब फ्लफी से इसका क्या लेना देना है, जैसे आप बेकिंग सोडा डालते हैं, है ना, पानी मिलता है थोड़ा, हमें क्या मिलेगी साथ में, जैसे ये ना पकौड़ा डालते तब फूलता है, उससे पहले थोड़ी फूल जाएगा बेसन। बेसन में आपने बेकिंग सोडा मिला दिया, फेटा, और मम्मी ने पकौड़ा डाला, पकौड़ा देखा जैसे हीट मिली वैसे फूलने लगा, इसका मतलब हुआ बेकिंग सोडा प्लस हीट, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो छिपी हुई थी वो निकलेगी, जैसे ही निकली तो स्पेस बचा तो फ्लफीनेस आई, स्पेस बचा तो फ्लफीनेस आई। समझ आया कि हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, on heating it decomposes to produce CO2 bubbles which makes bread cakes rise and become spongy। पकौड़ा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ब्रेड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, इसमें हमें क्या मिल रहा है, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। बस क्या करा, जनरली हमने बस हीट दिया, 2 NaHCO3
आपको यहाँ लिखना है हीट, हीट के बाद क्या होगा भाई, Na2CO3 अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा एंड वाटर अलग। रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है हमारी रिएक्शन। क्या इसमें कोई दिक्कत, आसान है, समझ आ गया मैं। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर, अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड, टार्टरिक एसिड लेते हैं हम और क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा का मिक्सचर, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं, हमें क्या मिलेगा, द एसिड न्यूट्रलाइजेस द बिटर सोडियम कार्बोनेट फॉर्म, जो एसिड है वो बिटर, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है इसका, है ना, इसलिए हम केक इंडस्ट्री ना बेकिंग सोडा नहीं बनाते, किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर का, जो टेस्ट है वो उसका अच्छा बना रहे और जो कड़वापन आ रहा है, जो सोपी टेस्ट आ जाता है वो ना आए, क्योंकि अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करोगे तो टेस्ट में तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ज्यादा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसका थोड़ा बेटर इन टेस्ट होता है। हमने एसिड लिया तो इसने क्या किया, एसिड ने मिलकर इसको न्यूट्रलाइज करा, इसके बिटर टेस्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज किया, इसलिए जो केक इंडस्ट्री है वो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगी। क्या मिलेगा भाई, हमें क्या मिला, बेकिंग पाउडर मिला, और क्या मिला हमें, CO2 मिला, और क्या मिला हमें, H2O मिला। कोई दिक्कत, समझ आया, ओ ओ सॉरी, ठीक है, चलिए। फिर है यूज एन एंटी एसिड, जैसे मैंने बताया था आपको, बी स्टिंग करके गई भाई, बी ने स्टिंग किया, कांटा लगा दिया अपना वही डंक, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बस बैठे देख रहे हो मम्मा लग गई बहुत है, भाई बेकिंग सोडा लाओ और लगा लो, बेकिंग पाउडर लाओ लगा लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीइंग एल्केलाइन ये क्या करेगा भाई, न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड इन द स्टमक को भी, और आपके हाथ में लगे वो स्टिंग को भी, उसके स्टिंग के इफेक्ट को भी क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मेनली आपको बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक होता है, लिखा है ना बीइंग एल्कलाइन, क्योंकि पानी में घुल भी जाता है, एक एल्कलाइन नेचर है, तो ये क्या करेगा, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मैंने आपको बताया था पेट में अगर एसिडिटी ज्यादा हो रही है, स्टमक आ गया ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा पानी में लो और पी जाओ। यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, अच्छा सोडा वाटर आता है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, क्यों भाई इसका इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों कर रहे हैं, बेकिंग सोडा का क्या काम भाई, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी, हीट से रिएक्ट करता है ना, बेकिंग सोडा क्या करता है, हीट से रिएक्ट करता है, तो जैसी आग लगेगी आप फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे, उसमें होगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हीट से रिएक्ट करेगा और CO2 गैस इवॉल्व करेगा, जितना ज्यादा CO2 हो जाएगा तो ऑक्सीजन को रोक देगा, टू प्रोटेक्ट ऑक्सीजन, और जैसी ऑक्सीजन छिप जाएगी वैसे ही आग बुझने लगेगी, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन से ज्यादा डेंसर होती है, तो ये आग के ऊपर एक कंबल का काम करेगी और धीरे धीरे आग को ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिलने नहीं देगी, और ऐसे में क्या होगा, आग बुझ जाएगी। इसीलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर में किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। अब समझ आया होगा क्यों लिया जाता है इसमें, ठीक है, चलिए ये सारे हो गए इसके यूजेस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सॉल्ट है हमारे पास वॉशिंग सोडा, जिसे कहते हैं Na2CO3.10H2O, डेका हाइड्रेट, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो Na2CO3.10H2O बन जाएगा हमारा फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा नाम से समझ आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कपड़ों से रिलेटेड कुछ आने वाला है, कपड़े धोने में इसका इस्तेमाल करेंगे, सोप में इस्तेमाल करेंगे, राइट। बनाना बहुत आसान है, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल नेम पूछेगा, कॉमन नेम हो गया ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ये, 3 क्वेश्चन हो गए। करना क्या है, अभी अभी जस्ट हमने बनाया था, बेकिंग सोडा को बस गर्म कर दो, बेकिंग सोडा को हमने गर्म किया, ये डिकम्पोज हो गया था Na2CO3 में, CO2 में एंड वाटर में, हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट। अब इसी सोडियम कार्बोनेट के की रिएक्शन करानी है हमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से, किससे करानी है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। इज इट क्लियर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा गिव सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश, इसे सोडा ऐश भी कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, फिर से मैं लिख रही हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ गया यहाँ पर हीट दी हमने, रिएक्शन हो गई, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद वाटर गिव्स वॉशिंग सोडा, हमने क्या करा दिया, फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन करा दिया, इसके जो क्रिस्टल मिले उसे फिर से रिक्रिस्टलाइज किया, 10 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराई और बन गया फॉर्मूला। क्वेश्चन मैंने अभी बताया, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा का, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री में क्यों करते हैं, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी जो मिल रही है, जो नेचर आ रहा है वो वॉशिंग सोडा की वजह से आता है, ऐसा रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोप इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, एंड पेपर इंडस्ट्री में मैंने जैसे अभी बताया था, पल्प को क्लीन करने के लिए, पल्प को डिजोल्व वगैरह करने के लिए भी हम इसका रॉ मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर,
ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई। जैसे कभी कभी हार्ड वाटर होता है तो झाग नहीं होता, ऐसे में हार्डनेस मिटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी का हार्डनेस खत्म हो जाएगी, पानी में ज्यादा से ज्यादा झाग या फोम बन जाएगा, ठीक है। एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जैसे अभी बताया घरों में क्लीनिंग एजेंट में भी वॉशिंग सोडा जैसे नाम आ रहा है वॉशिंग के लिए, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो पहले आएगा इसका कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, प्रिपरेशन किससे बनाया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो कितने मॉलिक्यूल से कराते हैं, एंड क्या यूजेस है। इज इट क्लियर? चलिए, आई थिंक लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O, ठीक है। पीओपी, फेवरेट क्वेश्चन फिर से एग्जामिनर का, पीओपी से जिप्सम बनाओ, जिप्सम से पीओपी बनाओ, इतने सालों से आता जा रहा है, आपके में भी आ जाएगा। तो पहले तो उसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4 आएगा, हेमी हाइड्रेट है तो मतलब हेमी मींस हाफ H2O, ये बन गया इसका केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट कर दो तो उसमें से क्या होगा, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, इसको बस क्या करना है, हीट करना है, CaSO4.12H2O मिल गए हमें, पीओपी मिल गए, और 1.5 H2O और निकल जाएंगे, 1.5 मॉलिक्यूल्स पानी के बाहर हो गए, क्या बन गया भाई, पीओपी बन गया। क्वेश्चन आता है कितना गर्म करना है, तो 373 केल्विन, केल्विन है तो 373, ठीक है, और वैसे 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 में 273 को ऐड करते हैं तो केल्विन बना देते हैं, शॉर्ट में लिखा है ये है केल्विन, ठीक है, आप इसे याद रखो केल्विन। इफ हीटेड अबव दिस टेम्परेचर इट बिकम्स डेड बर्न्ट प्लास्टर, ठीक है, अगर ज्यादा से गर्म कर देंगे तो वो खराब हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा एकदम, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, किसी यूज में नहीं रहेगा, ठीक है। तो पीओपी आपके घर में डिजाइन वगैरह बनाने में हमने सुना होगा, प्लास्टर लगाने में भी इसी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो CaSO4.2H2O रिएक्शन आपको समझा दिए, जिप्सम से क्या बनाया हमने, पीओपी बनाया, जैसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इट सेट इनटू अ हार्ड सॉलिड मास, वही बात आ गई फिर से, हमने अगर इसी पीओपी को मैंने मिक्स कर दिया पानी के साथ, ठीक है, किसके साथ मिक्स कर दिया हमने, पानी के साथ, हाफ H2O को, तो ये फिर क्या हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो क्वेश्चन आता है पीओपी से जिप्सम बनाओ, जिप्सम से पीओपी, देख लेना एग्जाम में, गलत मत कर देना, दोनों रिएक्शन अलग है, ठीक है। यहाँ पर हीट है, यहाँ पर हीट नहीं देनी, बस पानी के साथ मिक्स करो, हार्ड सॉलिड मास बनेगा जिसे हम कहते हैं जिप्सम। क्वेश्चन आता है फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, यूजेस क्या है, फ्रैक्चर में जो फ्रैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है ना सब्सटेंस, वो पीओपी है, बोन्स को सपोर्ट देने के लिए। फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज आते हैं आजकल पीओपी के, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए, एंड स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी घर में डेकोरेटिव डिजाइन के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चैप्टर हो गया आपका फिनिश, आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने स्टूडेंट्स को या जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा वीडियो को, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, थैंक यू।